तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हम दिन रात लगे हुए हैं अब आपकी मेहनत के लिए और आपकी कामयाबी के लिए। बहुत ही जल्द पेपर आने वाला है, ये आप सभी को पता है। समय है नहीं, ठीक है, एक एक दिन करके सारा समय गुजर रहा है, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं, अगर दोस्तों आपने अभी तक भी पढ़ाई नहीं की है और आज ही हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। ठीक है, आज से ही अगर अभी में अगर 10 दिन भी हैं आपके पास, तो भी अपने पेपरों की तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम वही फॉर्मूले पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों यहाँ पर कंपनी लॉ, जिसका कोड है K4001, जो कि 4 सेमेस्टर का पहला ही पेपर है। तो चलिए उसका लॉन्ग क्वेश्चंस हम यहां पर लेकर के आ गए हैं आपके लिए। स्टार्ट करते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन को। बिल्कुल भी आप समय ना बिताइए, जल्दी से पेन और नोटबुक निकाल लीजिए। ये एक मास्टर क्वेश्चन होने वाला है हमारी इस सीरीज का, ठीक है, और ये अंतिम क्वेश्चन भी होने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, कंपनी को परिभाषित करते हुए पृथक निगमित अस्तित्व के सिद्धांत को समझाइए तथा कंपनी कैसे बनती है। शेयरों का हस्तांतरण, कॉर्पोरेट घूंघट उठाने के संबंध में भारतीय कानून में निम्नलिखित प्रावधान क्या है। कंपनी कैसे बनती है, कंपनी के पंजीकरण की प्रक्रिया भी इसमें बतानी है। इट मीन्स के कंपनी का बेस, कंपनी की मर्यादा, मान कैसे वो बनती है, सारा सब कुछ हम यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं उस उत्तर को। देखिए आंसर, ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार कंपनी की परिभाषा वैध व्यापार करने के लिए कुछ वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम द्वारा एकजुट एक सामान्य हितों वाले लोगों की एक निश्चित संख्या को एक स्वैच्छिक संघ है। इसी को कहते हैं हम कंपनी। मतलब कि कुछ लोगों का एक बना हुआ ग्रुप जिसका उद्देश्य हो बिजनेस करना, व्यापार करना, वाणिज्य से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत में 2013 का कंपनी अधिनियम धारा 220 में कंपनी को किसी भी पिछले कंपनी कानून के तहत इस अभिनेता के तहत शामिल कंपनी के रूप में परिभाषित करता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी निगम जो इस अधिनियम या अन्य पिछले कंपनी अधिनियम के तहत निगमित और पंजीकृत है, उसको कंपनी कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक कंपनी को भारतीय संविधान के अनुसार एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति माना जाता है। कृत्रिम मतलब कि जो कृत्रिम होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल व्यक्ति माना जाता है, जिसकी एक स्वतंत्र कानूनी इकाई होती है और इसके हस्ताक्षर के लिए एक सामान्य कानूनी मोहर होती है। देखिए कंपनी क्या है, मैं आपको बताऊं, जब हम किसी लेटर पे साइन करते हैं तो वो कंपनी नहीं है, लेकिन उस लेटर पे साइन करने के साथ साथ हम उस पर जब मोहर लगाते हैं ना, कोई भी मोहर लगाते हैं तो वो ही कंपनी होती है। ठीक है, तो उसकी पहचान क्या है, मोहर। चलिए, कारपोरेट व्यक्तित्व और निगमन के साथ स्वतंत्र कारपोरेट अस्तित्व। देखिए दोस्तों, एक कंपनी को इसके निगमन से एक स्वतंत्र कारपोरेट अस्तित्व कहा जाता है, क्योंकि यह एक अलग कानूनी इकाई रखती है। कानून में एक कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है, जिसके समान अधिकार और दायित्व एक प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में होते हैं। देखिए कंपनी को व्यक्ति की भांति माना जाता है, लेकिन वो कृत्रिम माना जाता है, लेकिन कोई भौतिक या प्राकृतिक अस्तित्व इसका नहीं होता। कंपनी की संपत्ति उसके पास है, न कि व्यक्तिगत सदस्यों के पास। किए गए या सभी अनुबंध कंपनी के नाम पर हैं और इसके सदस्यों के नाम पर ही एक कंपनी अन्य व्यक्तियों या अन्य व्यक्तियों के साथ साझेदारी में प्रवेश कर सकती है और किसी अन्य कंपनी के कितने भी शेयर डिबेंचर खरीद सकती है। यह उनके नियमों और शर्तों का पता लगाकर अन्य कंपनियों में भी शामिल हो सकती है, विनिमय कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बेट्स बनाम स्टैंडर्ड लैंड कंपनी का प्रतिष्ठित ऐतिहासिक मामला। एक व्यक्ति और एक कंपनी के व्यक्तित्व के भेद का प्रश्न अदालत के सामने लाया गया था। अदालत ने कहा था कि कंपनी के सदस्य स्तंभ हैं, जिनके द्वारा कोई भी कार्य का महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। इट मीन्स के जो कंपनी के जो सदस्य होते हैं, उसमें जो साझेदार होते हैं, उसको बनाने वाले होते हैं, उनको कंपनी का स्तंभ कहा गया है। ठीक है, और कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, वो सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे है एक पॉइंट, सीमित दायित्व।
देखिए दोस्तों, कंपनियों के निगमन को पंजीकरण के सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक लाभों में से एक सीमित देयता है। सीमित देयता शब्द का अर्थ उस स्थिति से है जहां शेयर धारक या कंपनी के मालिक केवल उन ऋणों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होते हैं जो उनके निवेश किए गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर होते हैं। दूसरे शब्दों में, शेयर धारकों की निजी संपत्ति जोखिम में नहीं होती यदि कंपनी कर्ज में डूब जाती है, जब कंपनी दिवालिया हो जाती है। आसान शब्दों में समझा जाए तो अगर कंपनी लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो अगर कंपनी फेल हो जाती है तो पर्सनल एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, कार आदि कर्ज चुकाने के लिए जब्त किए जा सकते हैं। शाश्वत उत्तराधिकार। शाश्वत उत्तराधिकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी कंपनी या किसी निगमित फर्म या उसके किसी भी सदस्य की मृत्यु या कंपनी के शेयरों को एक नई इकाई में स्थानांतरित करने से अप्रभावित रहना। यह एक कंपनी का एक प्रमुख लाभ है, क्योंकि भले ही सदस्य आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कंपनी कभी नहीं मरती और यह समान अधिकारियों के विशेष अधिकारों का आनंद लेती है। कंपनी अनिश्चित काल तक अस्तित्व में रहती है जब तक कि कंपनी किसी अन्य कारण से बंद नहीं हो जाती। यह कंपनी के डीरजिस्टरिंग और फिर से पंजीकरण आदि जैसे कानूनी उलझनों को भी कम करता है जो अन्य व्यवसाय के क्षेत्रों में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है शेयर हस्तांतरित शेयर। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 44 के अनुसार कंपनी के किसी भी सदस्य के शेयर, डिबेंचर या कोई अन्य हित चल के साथ ही कंपनी के लेखों द्वारा प्रदान किए गए तरीके से हस्तांतरित होंगे। इसका मतलब यह है कि कंपनी के निवेशक किसी भी समय शेयरों को बेचने या पैसा भुगतान बनाने के लिए स्वतंत्र है। यह निवेशकों को अपना पैसा निवेश करने में मदद और प्रेरित करता है, क्योंकि वे अपना निवेश आसानी से वापस पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हस्तांतरण शेयर का मतलब होता है कि अपने शेयर किसी और को बेच देना। ठीक है दोस्तों, पेशेवर प्रबंधन। व्यावसायिक प्रबंधन कंपनी या संगठन के व्यवस्थित प्रबंधन और प्रशासन को संदर्भित करता है। इससे कंपनी को कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने, संसाधनों को इष्टतम उपयोग, लागत कम करने, कर्मचारियों को जवाबदेही और उनके प्रभावी नियंत्रण में मदद मिलती है। मनी मार्केट तक पहुंच। देखिए, मुद्रा बाजार वे बाजार हैं जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच अल्पकालिक ऋणों से में व्यापार करते हैं। मुद्रा बाजार के प्रतिभागी वे बैंक हैं जो एक दूसरे को और बड़ी कंपनियों को पैसा उधार देते हैं जब कंपनियों के पास कंपनी की कमी होती है। कंपनियों के पास उनकी पीठ के पीछे एक कंधा होता है जिस पर वे अपनी ज़रूरत से धन प्राप्त करने के लिए भरोसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, इट मीन्स कि जैसे अभी था कि अभी भारत सरकार ने बहुत बड़ा कर्ज दिया है अडानी कंपनी को। ठीक है, अगर वो डूब गई तो भैया कर्ज भी डूब गया। इसीलिए भारत की जो जितनी भी मतलब कि जो सरकार का टैक्स का पैसा आता है वो उन्होंने वहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ये सही नहीं था लेकिन फिर भी लगा दिया, क्योंकि सरकार का पैसा था, सरकार का उस पर हक है, उनका नहीं। चलिए, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए देखिए दोस्तों, ये इसी का पॉइंट है इसी क्वेश्चन का, लेकिन यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 6 इसलिए कर दिया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग। ठीक है, चलिए, कॉर्पोरेट आवरण उठाना। एक कॉर्पोरेट आवरण कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित होने पर निगम के लिए एक काल्पनिक आवरण या आवरण है। कंपनी का समावेश कंपनी को एक अलग और स्वतंत्र कानूनी इकाई बनाता है। इसके अलावा आरसी कपूर बनाम भारतीय संघ के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसके लिए निगम के शेयर धारकों या सदस्यों को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि सीमित देयता को एक कंपनी की अलग अलग पहचान की अवधारणा है जो सदस्यों को लाभान्वित करती है। फिर भी शेयरधारकों को ऋण या निगमन की अन्य अवैध गतिविधियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस सिद्धांत को कॉर्पोरेट घूंघट उठाना कहते हैं, या फिर कॉर्पोरेट घूंघट उठाना के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, जब एक निगम मतलब कि कंपनी के कानूनी चरित्र का निर्धारण आवश्यक हो जाता है तो निगम के कानूनी चरित्र को निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। जब कंपनी के निदेशकों या शेयरधारकों जैसे सदस्य धोखाधड़ी करना शुरू कर देते हैं या अन्य गतिविधियां करते हैं जो मौजूदा कानून के अनुरूप नहीं है,
ठीक है दोस्तों, एक कंपनी का घूंघट उठाने का मतलब पता है आपको? ठीक है, उसके जो कहते हैं कि उसके जो अवैध जो कृत्य हैं ना, ठीक है, उनको उजागर करना। चलिए, सालों इसके पीछे मनोबल यह है कि एक निगम यद्यपि एक कृत्रिम इकाई के रूप में पहचाना जाता है, फिर भी वह अपने एजेंट के बिना कोई कार्य या कार्य नहीं कर सकता, अर्थात यह अपने दम पर कोई भी कार्य करने में असमर्थ है। इसलिए जब इसका एजेंट कंपनी के नाम पर कोई अवैध कार्य करता है या करता पाया जाता है, तो सही अपराधी तक पहुंचने के लिए कारपोरेट पर्दा उठाना आवश्यक हो जाता है। कारपोरेट पर्दा का एक मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि किसी कंपनी की आपने कोई गलत चीज़ देख ली, इल्लीगल, मतलब कि इल्लीगल चीज़ को बाहर ले आना, उसी को कहते हैं पर्दा हटाना। ठीक है, घूंघट उठाना। देखिए, सालोमन बनाम सालोमन लिमिटेड कंपनी के 48 ऐतिहासिक फैसले में अंग्रेजी कानून अदालत ने कहा था कि कंपनी और उसके सदस्य अलग अलग इकाई हैं और इसलिए कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति उसके सदस्यों की नहीं है। इसने कई सदस्यों के लिए निगम के अंदर पर्दे के अंदर अवैध गतिविधियों को करने का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि बाद में तय समय में कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट को लगता है कि कॉरपोरेशन को उठाना जरूरी है तो वे कभी भी ऐसा कर सकते हैं और असली अपराधी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है राजस्व लाभ हेतु। देखिए, एक निगमित कंपनी को अनिवार्य रूप से कंपनी द्वारा उत्पन्न राजस्व या पर करों का भुगतान करना पड़ता है। कर की चोरी अवैध है और हमेशा अदालत द्वारा अवहेलना इसकी की गई है। अगर ऐसा कोई करता है, कोई कंपनी है वो ठीक से टाइम से टैक्स पे नहीं करती है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसकी बात को बाहर लेकर के आ सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, मतलब कि बाहर लेकर का करके उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, RE के ऐतिहासिक मामले में दिनशा मैकेंजी पेटिटवी अज्ञात मामला, जहां कंपनी के संस्थापकों ने उच्च आय और भारी लाभांश का आनंद लेने के उद्देश्य से 4 नई नकली कंपनियां खोली। प्रारंभिक कंपनी के माध्यम से उत्पन्न आय को इन 4 कंपनियों में जोड़ा गया और कंपनियों के संस्थापक को नकली ऋण के रूप में चुकाया गया। इस प्रकार कंपनी के संस्थापक ने अपनी आय का भार 4 भागों में विभाजित किया और कर लाभों का उपयोग किया। हालांकि अदालत ने यह कहा कि 4 कंपनियों का गठन केवल सुपर टैक्स से बचने के लिए किया गया था, इसलिए यहाँ कारपोरेट घूंघट को उठाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है दोस्तों, चलिए, यह है एजेंसी या ट्रस्ट। देखिए, एजेंसी या ट्रस्ट, एजेंसी के तहत यह तय करना अदालत का विवेक है कि कंपनी शेयर धारकों के लिए एजेंट के रूप में काम कर रही है या नहीं। यदि कंपनी कार्य कर रही है तो शेयर धारक कंपनी की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं। यह कानून की दृष्टि में अमान्य है। बेहतर समझ के लिए, एक कंपनी जिसके पास एक एजेंट के रूप में कार्य करने की शक्ति है, वह अपनी मूल कंपनी के लिए एक एजेंट के रूप में या वास्तव में किसी भी व्यक्तिगत सदस्य के लिए ऐसा कर सकती है, यदि वे इसे ऐसा करने के लिए अधिकृत करते हैं। अगर समझौते में कोई स्पष्ट या निहित शर्तें नहीं है तो अदालत पर्दा नहीं उठा सकती। इसके अलावा अदालत को कारपोरेट घूंघट उठाने का अधिकार है यदि एक निगम को न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित किया गया है, ताकि यह जांचा जा सके कि ट्रस्ट में शेयर धारकों ने कानून शर्तों के अनुसार शेयर खरीदे हैं फिर नहीं। अभय बनाम योजना के रूप में ज्ञात एक ही तथ्य के साथ एक मामला था जहां एक ट्रस्ट था जो शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करता था। कोर्ट का भी यही मत था कि अगर यह ट्रस्ट कुछ गलत करता है तो ट्रस्टी जवाबदेही करेंगे, कंपनी नहीं, कंपनी के जो ट्रस्टी हैं वो। चलिए, वैधानिक प्रावधानों के तहत देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 व्यक्ति को इंगित करती है, उस व्यक्ति को दोस्तों इंगित करने के लिए कुछ प्रावधान प्रदान करती है जिसे ऐसी किसी भी अवैध गतिविधियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जिस व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाएगा उसे अधिनियम की धारा 260 के तहत डिफॉल्ट में अधिकारी के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, कारपोरेट घूंघट उठाने के संबंध में भारतीय कानून में क्या प्रावधान है वो हम देख लेते हैं। देखिए, वैधानिक मतलब कि लीगल तौर से
न्यूनतम से न्यूनतम सदस्यता को कम करना, धारा 45। इस धारा के अंतर्गत यदि सार्वजनिक कंपनी के मामले में सदस्यों की संख्या 7 से कम कर दी जाती है और निजी कंपनियों के मामले में सदस्यों की संख्या 2 कम कर दी जाती है और फिर भी सदस्यों की संख्या कम हो जाती है, 6 महीने से अधिक समय कंपनी में व्यवसाय की निरंतरता को सभी सदस्य या कोई भी व्यक्ति जो इसके बारे में अच्छी तरह जानते थे उस समय के दौरान अनुबंधित ऋणों के लिए गंभीर रूप से उत्तरदायी होंगे। नाम का अनुचित उपयोग, धारा 147। देखिए, इस अधिनियम की धारा 147 के तहत कंपनी एक अधिकारी यदि किसी बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट पर हस्ताक्षर करता है तो जांच करने के लिए कंपनी का नाम सही तरीके से नहीं लिखा गया था, तब ऐसे अधिकार को बिल ऑफ एक्सचेंज के धारक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा, यह जब तक कि कंपनी द्वारा इसका विविध भुगतान नहीं किया जाता। व्यवहार के कपटपूर्ण आचरण के लिए दोस्तों उत्तरदायी, धारा 542। यदि कंपनी बंद होने की कगार पर है और यह देखा गया है कि कंपनी के शेयर धारकों के सदस्यों ने अपने कंपनी के लेनदारों या किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए धोखाधड़ी की गतिविधियां की हैं, तो ऐसे सदस्यों उस गतिविधि के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति को उत्तरदायी ही ठहराया जाएगा। आगे है आवेदन राशि वापस करने में विफलता, धारा 69(5). इस धारा के तहत कंपनी के निदेशक संयुक्त रूप से अलग अलग रूप से ब्याज सहित आवेदन राशि के पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी होते हैं अगर कंपनी उन्हें जारी करने के 130 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहती है तब। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। बार बार चूक करना, धारा 449। देखिए, इस धारा के तहत अगर कोई कंपनी कारावास या जुर्माने की सजा के साथ अपराध करती है और 3 साल के भीतर बार बार किया जाता है तो कंपनी या संबंधित अधिकारियों को जुर्माना देना पड़ता है। अगर जुर्माना दोगुना है जो उस अपराध के लिए सजा के साथ राशि भी उसको देनी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है औपचारिकता और व्यय, फॉर्मेलिटी और खर्च, एक्सपेंस। देखिए, कंपनी के निगमन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बहुत जटिल और लंबी है जो अनाज लोगों को व्यवसाय करने से रोकती है। उसके लिए काफ़ी समय और धन की आवश्यकता होती है। अधिनियम के अन्य प्रावधान जैसे कॉरपोरेट ऑडिट के लिए विशेष कार्यक्रम बैठकें, उधार लेना, संपादित किए जाने वाले संपादन, रिटर्न दाखिल करना और अन्य दस्तावेज भी आदि जरूरी है। चलिए आगे का पॉइंट है कंपनी नागरिक नहीं है। देखिए दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता तय की जाती है। इस अधिनियम के अनुसार एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी की नागरिकता नहीं हो सकती और इसलिए उसे भारत का नागरिक नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा चूंकि कंपनी को नागरिक नहीं माना जाता है, इसलिए यह भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न अधिकारों का आनंद भी नहीं ले सकती है। चलिए आगे चलते हैं कि एक कंपनी भारत की नागरिक नहीं है, फिर भी उसके पास अधिकतम निवास, राष्ट्रीयता, इस प्रश्न की कोई निगम भारत के नागरिकों को प्रदत्त अधिकारियों का दावा कर सकता है। टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव बनाम बिहार राज्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया था कि अदालत ने कहा कि हालांकि कंपनी के सभी सदस्य भारतीय हैं, फिर भी वह मौलिक अधिकार के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि कंपनी की कानूनी स्थिति उसके शेयर धारकों और सदस्यों की कानूनी स्थिति से बहुत भिन्न थी, अलग थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कंपनी कैसे बनती है? चलिए यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि कंपनी एक्चुअली बनती कैसे है। देखिए, कंपनी अधिनियम 213 की धारा 3(a) के अनुसार 3 प्रकार की कंपनियां पंजीकृत हो सकती हैं। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 है सार्वजनिक कंपनी। जो कंपनी 7 या 7 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई है तो इसको बोलेंगे सार्वजनिक कंपनी। दूसरा है निजी कंपनी। जब कंपनी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा बनाई गई हो उसको कहेंगे निजी कंपनी। आगे है एक व्यक्ति कंपनी। जब कंपनी के पास केवल एक व्यक्ति सदस्य के रूप में होता है और वह उस कंपनी का एकमात्र शेयर धारक होता है। इस उपखंड के तहत गठित कंपनी को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है शेयरों द्वारा सीमित तक एक कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित तक कंपनी या फिर एक असीमित कंपनी। कंपनियों का वर्गीकरण निगमन के वर्गीकरण के आधार पर कंपनियों को 2 प्रकार की कंपनियां हैं। वे हैं
वैधानिक कंपनी और पंजीकृत कंपनी। देखिए दोस्तों, वे कंपनियां जो संसद या राज्यसभा के विशेष अधिनियम द्वारा गठित की जाती हैं। कंपनी अधिनियम 213 उन पर लागू नहीं होता। कुछ उदाहरण बीमा बीमा निगम के भी हैं। पंजीकृत वो कंपनियां जो अधिनियम 213 की प्रक्रिया के अनुसार निगमित हैं और मतलब कि चल रही हैं और अधिनियम उन पर लागू होता है। कुछ उदाहरण हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आदि हैं। पंजीकरण और निगमन। देखिए, कंपनी पंजीकरण 2013 की धारा 7 हमें कंपनी के निगमन की व्याख्या करती है। पंजीकरण और निगमन शब्द अक्सर भ्रमित होते हैं। इन दो शब्दों के बीच मुख्य अंतर यह है कि जब कंपनी को शामिल किया जाता है तो केवल उन संपत्तियों को ध्यान में रखा जाता है जिन्हें निवेश किया गया था, मतलब कि पूंजी को। लेकिन पंजीकरण में व्यक्तिगत संपत्तियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। यही कंपनी घाटे में चलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, इट मीन्स उसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कोई भी जो कंपनी है, ठीक है, उसका जो सदस्य है, कंपनी है, उसका जो सदस्य है वो मैन हो सकता है। आगे है कंपनी के निगमन की प्रक्रिया। चलिए प्रक्रिया देख लेते हैं, बहुत ही जरूरी है, क्या पता हमें कब कंपनी खोलनी पड़ जाए। ठीक है, चलिए, तो यह है कंपनी के निगमन की प्रक्रिया। देखिए, कंपनी को निम्नलिखित दस्तावेजों पंजीकरण की जानकारी के साथ अपने अधिकार क्षेत्र में रजिस्ट्रार के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। कैसे? देखिए, कंपनी के ज्ञापन और लेखों पर ज्ञापन सुनिश्चित करने वाले सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे सबसे पहले। दूसरा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, कोर्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी जो भी इस प्रक्रिया में शामिल हों द्वारा एक डिक्लेरेशन निर्धारित किया जाएगा। इस घोषणा पत्र में एक व्यक्ति का नाम होगा जो पंजीकरण के तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन की पुष्टि करने वाला निदेशक, प्रबंधक या सचिव हो सकता है। पंजीकृत कार्यालय व्यापार स्थापित होने तक पत्राचार का पता प्रदान किया जाएगा। कंपनी के प्रचार, गठन और प्रबंधन के लिए सभी सदस्यों द्वारा एक हलफनामे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सभी सदस्य, निदेशक और अन्य इच्छुक कंपनी व्यक्ति अपना नाम, उपनाम, निदेशक पहचान संख्या, आवासीय पता, राष्ट्रीयता और पहचान के प्रमाण सहित अन्य विवरण देने होंगे। जब आप कंपनी चालू कर रहे हैं तो कंपनी खोलने की बात कर रहे हैं तो चलिए, पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं सूचना को प्राप्त होने पर पंजीयक विहित प्रपत्र में समाम लेनन का प्रमाण पत्र जारी करेगा तथा इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी का पंजीकरण करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निगमन प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि पर रजिस्ट्रार कंपनी को एक अलग कॉर्पोरेट पहचान आवंटित करेगा। कंपनी के निगमन के दौरान उसके विघटन तक प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की एक प्रति अपने पास रखेगी। यदि कोई सदस्य किसी भी मामूली में झूठी सूचना प्रस्तुत करता है जिसके बारे में वह जानती है तो वह कंपनी अधिनियम यदि कोई सदस्य किसी भी मामले में झूठी सूचना प्रस्तुत करता है तो उसके लिए धारा 213 की धारा 447 के तहत धोखाधड़ी करने के लिए उसको उत्तरदायी दोस्तों ठहराया जाएगा। किसी भी मामले में दोस्तों अगर यह साबित हो जाता है कि निगमित कंपनी ने गलत या धोखाधड़ी से कोई जानकारी प्रस्तुत की है तो प्रमोटरों, पहले निदेशकों के रूप में नामित व्यक्तियों को घोषणा करने वाले व्यक्ति को कंपनी की धारा 447 के तहत धोखाधड़ी करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। यह है अधिनियम 2013 में। धोखाधड़ी के मामले में अधिकरण का गठन किया जाएगा जो कंपनी को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद ऐसे आदेश पारित करेगा जिसे वह उचित और पर्याप्त समझे। ट्रिब्यूनल द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किए जा सकते हैं। नंबर 1, कंपनी और उसके सदस्यों का प्रबंधन का विनियम। दूसरा है सदस्यों का दायित्व। तीसरा, कंपनी के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाना। चौथा है कंपनी का समापन। पांचवा है जैसा न्यायाधिकरण उचित समझे। चलिए
चलिए दोस्तों करते हैं निष्कर्ष। देखिए, कानून सरकार का हिस्सा है और कंपनियां देश के लिए राजस्व अर्जित करती है, मतलब कि पैसा कमाती हैं। अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए यही है। वे अब कंपनी कानून को सरल बनाने की पहल कर रहे हैं, लेकिन भारत एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पंजीकरण के बाद के अनुपालन के बारे में पता होना चाहिए, जो एक निगम के लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी मामले में अधिकारियों द्वारा गैर अनुपालन के लिए दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसलिए प्रमोटरों को कंपनी के लिए उठाए जाने वाले अगले कदमों में बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। गैर अनुपालन होने की संभावनाओं को कम करने के लिए हमेशा पेशेवर की मदद लेने की सिफारिश की जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, चलिए देख लीजिए। मैं शायद हो सकता है कि एक बार क्वेश्चन को देख करके समझ में ना आए तो आप इसको रिपीटिंग में क्वेश्चन देख लेना, गारंटी समझ में आ जाएगा। अदरवाइज हम यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक